Hello everyone, welcome to today's tutorial. Guys, in this lecture we are going to discuss monthly PIB summary for RBI Grade B 2020, and we will discuss from 1st September to 15th September updates, and most of the updates that are being discussed here are very important for your exam. तो आप लोग जो वीडियो को एंड तक देखना, as well as if you have not subscribed to this YouTube channel, do subscribe, like the video, share the video with your friends, and also click on the notification bell ताकि आपको जब भी वीडियो पोस्ट किया जाए उसका अपडेट आपको मिलता रहे. And you can download the PDF from Brajesh Tutorial YouTube channel with the same name. अब we have the Telegram channel also, और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर लो. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Guys, we have launched the RBI Assistant Mains Exam batch on Unacademy Plus. And this batch will be definitely helpful for most of the mains exam that are being conducted in the next month या ongoing. आपको जो भी चल रहे हैं उसके लिए आपको ये बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इस तरह से आपको प्राइसेस है सब्सक्रिप्शन के. एंड यू कैन ऑल्सो यूज द डिस्काउंट कोड, इट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट ऑन द दीज प्राइसेस. ओके, और यहाँ पर क्या है कि चूंकि आपको जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑल एजुकेटर्स, ऑल कोर्सेज यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस. मतलब यू जस्ट नीड वन सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस. लाइक आपको आरबी ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड के जो कोर्सेज हैं, या आपको किसी भी एसबीआई या यूपीएस के जो कोर्सेज हैं, सबके सब कोर्स आपको जो है ओपन हो जाते हैं विद सिंगल सब्सक्रिप्शन. तो जरूर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. दिस इज द डिस्काउंट कोड दैट यू नीड टू यूज. आगे बढ़ने से पहले जो हम लोगों ने लास्ट वीक में, मतलब जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 16 से लेकर 31 अगस्त तक के जो अपडेट्स किए थे उस पर बेस्ड हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने, क्योंकि ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. ऑलरेडी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा हुआ है तो उसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंडर स्वदेशी माइक्रो बिजनेस चैलेंज इनोवेट सोल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत. ये चैलेंज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है आपको लॉन्च किया गया है, स्वदेशी माइक्रो बिजनेस चैलेंज. तो इसमें क्या करना होता है, जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह है, उनको आपको 2 माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत में आपको बना हुआ मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, और वो है शक्ति 32 बिट का और वेगा है 64 बिट का. बेसिकली आपको बताना क्या है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसका इस्तेमाल आपको इनोवेटर्स या स्टार्टअप्स या स्टूडेंट्स की तरह करना है, उसका निर्माण किसने किया है. एक तो आपको पता है कि सीडेक ने किया है, लेकिन सीडेक ने किस आईआईटी के साथ मिलकर किया है ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना है, कि आपको आंसर करना है कि किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट करके सीडेक ने इस माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट हैज 20% ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल बाय विच ईयर. किस साल में जो है सरकार ने टारगेट रखा है. देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, 10% टारगेट और 20% टारगेट. आई एम आस्किंग 20% टारगेट, इसलिए आप लोग जो है आंसर में 10% टारगेट मत मार्क कर देना. आई एम टॉकिंग अबाउट द 20% टारगेट की सरकार ने कब तक का सेट किया हुआ है. ओके, और इथेनॉल से रिलेटेड आपको एक प्रोग्राम है पीएम जीवन, हम लोग कभी कवर करेंगे. ओके, पीएम जीवन करके जो है पीएम जी और 1 है, इस तरह से आपका प्रोग्राम है. बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, जैव ईंधन वातानुकूलित अवशेष निवारण. ओके, अवशेष निवारण करके आपको जिसका फॉर्म जो क्रॉप रेजिड्यू वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है जहां पर इथेनॉल क्रिएट करने की बात होती है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल कॉल्ड स्वास्थ्य. स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है. एंड ऑल्सो लॉन्च नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड फेलोशिप पोर्टल फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी. अब देखो यहाँ पर क्या है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल, जैसे आप लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देखोगे, आप में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो तुक्का मारना स्टार्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो मैं अभी बता दूं कि यह गलत है. ओके, आपको पहले लास्ट वीडियो देखना, उसमें समझना है कि स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया गया, दोनों पता होना चाहिए आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स has released a quarterly e-newsletter dash based on improvement in health and well-being of travel people. कि जो ट्रैवल पीपल है उसके हेल्थ और जो न्यूट्रिशन है उसका जो वेलबींग है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वार्टरली बेसिस पर, उसके रिगार्डिंग आपको ये एक पत्रिका कह सकते हो, एक ई न्यूज़लेटर आपको जारी किया गया है जहां पर कि ये डिटेल्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे, इंप्रूवमेंट को आपको शो किया जाएगा सरकार के द्वारा. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है.
एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द नगड़ वन स्कीम, जो हम लोगों ने अर्बन फॉरेस्ट स्कीम पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, इट विल क्रिएट हाउ मेनी नगड़ वन ऑल ओवर इंडिया। ओके, कितने नगर वन की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑल द 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द पास्ट लेक्चर, जहां हम लोग 16 से लेकर 31 तारीख तक के अपडेट्स डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो आप लोग फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दो। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबके सब कमेंट करेंगे, अपना 1 से लेकर 5 तक का अपना आंसर कमेंट करेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज के प्रोग्राम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर कह सकते हो रिवैम, और एक बड़े पैमाने पर कह सकते हो कि रिफॉर्म कह सकते हो, रिवैम करने के बजाय रिफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जहां पर कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसको सरकार ने लॉन्च किया। इट इज वन ऑफ द कॉल्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ओके, बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका नाम क्या है, मिशन कर्मयोगी। ओके, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, आपको पूछा है किस तरह का स्कीम है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओके, जो लोग हैं उनको बेसिकली आपको नई चीजों से अवगत कराना, नए तौर तरीके सिखाना, कैपेसिटी बिल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है ये। ओके, किसके लिए, फॉर सिविल सर्वेंट्स, aimed at upgrading the post recruitment training mechanism of the officers and employees at all level। कि जो भी आपको सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं ऑफिसर्स के, यूपीएससी वाले हैं उनके लिए, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड, आपको जो है जितने भी इनिशियली सरकार यहाँ पर 48 लाख जो है कवर कर रही है, टारगेट कर रही है, लेकिन जितने भी आपको ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको सबके टारगेट करते हुए ये लॉन्च किया गया है। ओके, अब देखो ये बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म कैसे है। होता क्या है कि भारत में क्या है कि यहाँ पर आपको रूल बेस्ड जो है चीजें चलती है, यहाँ पर सब कुछ रूल बेस्ड चलता है। सरकार इसको कन्वर्ट करा जाती है रोल बेस्ड में, रूल को बेसिकली रोल में कन्वर्ट करना चाहती है। इसके अलावा भी आपको जो है जो वर्ल्ड क्लास, आपको जो अलग अलग जो दुनिया भर में जो अलग अलग प्रैक्टिसेस ले आते हैं, सिविल सर्वेंट के जो अलग प्रैक्टिसेस आपको जो है इस्तेमाल करते हैं, उसको यहाँ के कोर्स में इंक्लूड करना। ओके, एज वेल एज डिजिटल लर्निंग के माध्यम से जो है नई नई चीज़ों के बारे में आपको कोर्सेज अवेलेबल करना, और एक तरह से सर्टिफिकेट कोर्स की तरह प्रोवाइड करना, ताकि जो पोस्ट रिक्रूटमेंट होती है, मतलब इवन आपको 5 साल बाद भी, 4 साल बाद भी जो है लोग लर्निंग करते रहे, सीखते रहे, नई नई चीज़ों को आपको अवगत होते रहे, उसके लिए बेसिकली आपको ये लॉन्च किया गया है। एंड द होल थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब आपको जो है ये नेशनल प्रोग्राम है जहां पर सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ओके, तो ये तो चीजें आपको ध्यान रखने की, किस पर्पस के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्या टारगेट ग्रुप है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस NPCSCB जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो इट विल हैव 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, 4 लेवल पर बना होगा। सबसे ऊपर आपको प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होता है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगा, जो PM के अंतर्गत वर्क करेगा। इट विल वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये सबसे टॉप बॉडी होगा, ये आपको टॉप जो है डिसीजन मेकिंग टॉप बॉडी होगा। ओके, नो द सेकेंड विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आपको सेकेंड लेवल पर बॉडी होगा, जो कि बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिबल होगा टू असिस्ट द पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ओके, और साथ ही साथ उसके अलावा जो ट्रेनिंग के रिलेटेड जो मॉड्यूल तैयार करना, या क्या चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, जो अलग अलग कंट्रीज में जो चीज़ें हो रही है उसको स्टडी करना, उसके रिगार्डिंग जो अपने लिए काम कीजिए उसको आपको इंक्लूड करना, ऑल दीज थिंग्स विल बी डन बाय दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ओके, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबल होगा एक तरह से जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स या आई कर्मयोगी वर्क क्रिएट करें उसके बीच में कॉन्टैक्ट करने के लिए, और एक तरह से असिस्ट करने के लिए पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को। ओके, नॉट द स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर ऑनिंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल एसेट्स। मतलब यहाँ पर जो आपको आई कर्मयोगी IGOT जो है प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो उसको बेसिकली ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उस पर आपको चूंकि डिजिटल लर्निंग के कोर्सेज वगैरह होंगे, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाएगा, बेसिकली वही आपको IGOT होगा। ओके, देन वी हैव द कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडेड बाय कैबिनेट रैंक सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा आपको जो है यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन यूनिट भी हेड किया जाएगा। सो दीज टू आर द मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, देन आपको
सीबीसी हो गया, एंड देन आपको एसपीवी वगैरह एक तरह से सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसकी स्थापना की जाएगी। Okay, so now next है NPCSCB has been carefully designed to lay the foundation for capacity building for civil servants so that they remain enriched in the Indian culture and sensibilities and remain connected with their roots while they learn from best institutions and practices across the world. मैंने ऑलरेडी ये समझाया आपको कि बेसिकली यहाँ पर टारगेट क्या जा रहा है कि जो चीज़ें अपना कल्चरल हेरिटेज, जो इंडियन कल्चर से, जो सेंसिबिलिटीज है, जो रिमेन उससे वो जुड़े हुए रहे, अपने रूट से कनेक्टेड रहें। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को जो है सीखना नहीं है, लर्निंग नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, मतलब जो दुनिया भर में आपको यूज की जा रही है, वर्ल्ड में यूज की जा रही है, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से भी हमें सीखना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। ये पर्पस यहाँ पर रहेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, यही बेसिकली कोर है। The program will be delivered by setting up an integrated government ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये चीजें की जाएगी। ओके, तो पूरा डिलीवरी जो है मतलब ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे वो आपको IGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम के 8 कोर गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स है। 8 कोर प्रिंसिपल्स आपको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कितने कोर प्रिंसिपल्स है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो 8 कोर प्रिंसिपल्स है जिस पर पूरा का पूरा ये प्रोग्राम जो ऑपरेट करने वाला है। जैसे कि ट्रांजिशन फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट, ओके, अलाइनिंग वर्क एलोकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय मैचिंग देयर कंपिटेंसीज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी कंपिटेंसीज है जिस लेवल पर है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग देना, उसको एलोकेशन करना, जॉब एलोकेशन। इट शुड नॉट बी कि आपको किसी को कुछ भी पोस्ट दे दिया। ओके, पहले आपको जो कंपिटेंसी है, जिस तरह के आपका लेवल है जिसका, उसके अकॉर्डिंग लोगों को काम एलोकेट करना, ये यहाँ पर चीजें होगी। दूसरा है कि ऑन साइट लर्निंग शुड कंप्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग। ओके, ऑन साइट मतलब बेसिकली आपको डिजिटल लर्निंग वगैरह जो है उसके माध्यम से, ओके, और ऑफ साइट मतलब हो गया जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में ट्रेनिंग कराई जाती है, वो चीजें आपको यहाँ पर बात हो रही है। एक इकोसिस्टम जो है, शेयर्ड इकोसिस्टम तैयार करना, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दैट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल। तो शेयर्ड मटेरियल क्या होता है, बेसिकली आपको एक तरह से कॉमन मटेरियल की बात हो रही है, ओके, जिसको कि आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, अभी अगर बात करें हम लोग जो यूपीएससी वगैरह के जो होते हैं ट्रेनिंग्स, वहां पर सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उन्हीं के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो है IGOT के माध्यम से आपको जो कोर्सेज वगैरह बनाए जाएंगे, जो आपको डिजाइन किया जाएगा, इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टीट्यूशंस, को भी इसको आपको जो है एक्सेस कर सकता है, जो भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं सबके सब एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा टू कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विस पोजीशंस टू ए फ्रेमवर्क ऑफ रोल एक्टिविटीज एंड कंपिटेंसीज। ओके, कि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जहां पर सारे के सारे पोजीशंस को आपको इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन, इस अप्रोच के माध्यम से डिजाइन किए जाएंगे। ओके, रोल एक्टिविटी एंड कंपिटेंसी के माध्यम से डिजाइन किए जाएंगे। एंड टू क्रिएट एंड डिलीवर लर्निंग कंटेंट रिलेवेंट टू द आइडेंटिफाइड FRCs इन एवरी गवर्नमेंट एंटिटी। ओके, तो सबको यहाँ पर जो उसके रिगार्डिंग जो भी FRAC होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कंटेंट वगैरह अवेलेबल कर जाएगा, आइडेंटिफाइड कंटेंट अवेलेबल कर जाएगा, ताकि उनका जो एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। बिहेवियरल फंक्शन, डोमेन कमिटेंसी वगैरह पर फोकस किया जाएगा। सो दीज आर द प्रोविजन, दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स, जिसको सरकार ने टारगेट के रूप में रखा हुआ, ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा है कि ये चीजें हमें चेंज करनी है, इसमें हमें अपग्रेडेशन करना है, ये सरकार ने सेट किया हुआ है। ओके गाइस, सो यहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसका क्या रोल होगा उसके बारे में देखते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली आपको क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म अप्रोच इन मैनेजिंग एंड regulating the sorry with a view to ensure a uniform approach in managing and regulating the capacity building ecosystem on collaborating and co-sharing basis। इसी पर्पस के लिए आपको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की गई है, मतलब कि को शेयरिंग बेसिस या कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाते हुए एक आपको कैपेसिटी बिल्डिंग इको सिस्टम जनरेट करना, उसको मैनेज करना और उसको रेगुलेट करना, ये पूरा का पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का होगा, CBC का आपको होगा। ओके, सो इट विल असिस्ट द PM पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ओके, इन अप्रूविंग द एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान भी इन्हीं को तैयार करना है। दूसरी बात है फंक्शनल सुपरविजन ओवर ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनका अवार्ड होगा, उसको बेसिकली आपको इस्तेमाल करना। कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स विद स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए आपको जो है रिस्पॉन्सिबल होगा।
It will also make recommendations on standardization of training and capacity building, pedagogy and methodology, कि क्या इस्तेमाल, किस मेथड से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये चीज़ों को भी आपको जो है रिकमेंडेशन करेगा या उसके स्टैंडर्डाइजेशन पर वर्क करने वाला है ये सीबीसी आपको। इट विल सेट एंड नॉर्म्स फॉर कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस ऑल सिविल सर्विसेज। देखो मिड करियर क्या होता है कि बेसिकली आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसके लिए आपको जो कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसके लिए भी आपको जो है ये नॉर्म सेट करने वाला है। To suggest policy interventions required in the area of HR management and capacity building to the government, कि जो भी आपको पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है उसके लिए आपको ये रिकमेंडेशंस वगैरह करेगा। सो दीज आर द बेसिक कॉमन कह सकते हो, इट्स नॉट लाइक लिमिटेड है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन इतना कह सकते हो कि दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग की एक तरह से कमीशन के आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होने वाले हैं। ओके ना, इसके अलावा आपको 3 चीजें यहाँ पर देखनी है कि सबसे पहले तो आप लोग जो है आईजीओटी प्लेटफॉर्म क्या है, आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ अवर 2 करोड़ ऑफिसर्स इन इंडिया। ओके सो द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर बेसिकली आपको कंटेंट अवेलेबल होगा, जो डिजिटल कंटेंट वगैरह है वो चीजें आपको अवेलेबल होगी। सो वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस फॉर कंटेंट वेयर carefully curated and weighted digital e-learning material will be made available। सिंपल है कि यहाँ पर आपको डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल वगैरह अवेलेबल किया जाएगा जो एक तरह से सर्टिफिकेट के कोर्स के रूप में होगा, जिसको आपको ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज वगैरह को कंप्लीट करने हैं ताकि उनको जो सर्टिफाई किया जा सके। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर जो है आईजीओटी प्लेटफॉर्म, इसी पर्पज के लिए आपको आईजीओटी प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। अगर आप फंडिंग की बात करो कि पूरा फंडिंग क्या है इस प्रोग्राम के लिए, तो ये प्रोग्राम पर फंडिंग जो 46 टू कवर अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज, यहाँ पर 510.86 करोड़ सरकार स्पेंड करने वाली है अगले 5 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टू 2024-25। ओके इसमें जो आपको ये फंडिंग जो है इसमें आपको पार्सली फंडेड होगा मल्टीलेटरल असिस्टेंस के माध्यम से, जो आपको लोन वगैरह होती है उसके माध्यम से, और दैट विल बी अप टू $50 मिलियन के लगभग जो है आपको असिस्टेंस, मतलब मल्टीलेटरल असिस्टेंस के माध्यम से सरकार यहाँ पर फंडिंग करने वाली है। A wholly owned special purpose vehicles for NPCSCB will be set up under Section 8 of Companies Act 2013। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी उसी को मेरे पास हो रहा है कि एक सेक्शन 8, मतलब सेक्शन 8 बेसिकली आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। ओके सेक्शन 8 कंपनीज कौन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। प्रीवियसली आपको जब 1953 वाला था उसमें आपको जो है 1956 वाला था उसमें आपको जो है ये 25 के नजर आता था, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं रखना है, नाउ इट्स अ न्यू वन। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट है इसमें आपको सेक्शन 8 वाला ध्यान रखना है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, जब भी आपको सेक्शन 8 लिखा हो तो समझ लेना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। सो द एसपीवी विल बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड विल ओन एंड मैनेज आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो आईजीओटी प्लेटफॉर्म की सरकार स्थापना कर रही है जहां पर कि डिजिटल ई लर्निंग कंटेंट वगैरह अवेलेबल होगा, उसके लिए बेसिकली आपको सरकार एक एसपीवी की निर्माण कर रही है। एसपीवी बेसिकली क्या होता है, इट्स जस्ट एक्सपर्ट काउंसिल। ओके एसपीवी जब भी आपको बोला जाए एक्सपर्ट काउंसिल मतलब कि वैसे सभी लोगों का ग्रुप, ओके 5 to 6 या 10 लोगों का वैसा ग्रुप जिसको कि इस सेक्टर में इन चीज़ों को आपको बेसिकली ऑपरेट करने के लिए, इन चीज़ों को बेसिकली आपको जो है चलाने के लिए उसमें एक्सपर्टीज हो, तो उन्हीं का एक ग्रुप तैयार किया जाता है, एक्सपर्ट ग्रुप होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके तो ये आपको स्थापित किया, जैसे कि आपने देखा होगा जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके लिए आपको एसपीवी का निर्माण किया चुका है। ऐसे कई सारी चीज़ें जहाँ पर सरकार ने जो है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपको एसपीवी का निर्माण किया हुआ है। ओके तो इसको आपको करने के लिए एसपीवी का निर्माण किया जाएगा। नाउ इन द एंड द पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, बेसिकली आपको जो है पीएम तो इसके काउंसिल के हेड होंगे, बट इट विल आल्सो कंप्राइज ऑफ सेलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस functionaries under the chairmanship of Honorable Prime Minister, okay, and will serve as an apex body for providing strategic decision to the task of सिविल सर्विस रिफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मेन जो है यही है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, उसके नीचे आपको सीपीसी है, उसके नीचे आपको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाएगा जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मैनेजिंग ओके द आईजीओटी प्लेटफॉर्म एंड इन द एंड देयर विल कैबिनेट रैंक, आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसको आपको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके हेड होंगे। तो इसी तरह से आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है, यहाँ पर जो भी चीजें तो आपको क्लियर है। You can also check the reference link
नो द नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट है वो ये है इंडिया, जापान और चाइना, सॉरी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चाइना को बेसिकली, चाइना से चूंकि आपको दुनिया भर को सप्लाई आती है, ओके, चाइना एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, सो मेजर कंट्री आपको वहां से प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करती है। बट ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन ड्यू टू ऑल दीज कोविड-19 एंड द टेंशन बिटवीन द अदर डिफरेंट कंट्रीज, बेसिकली अभी इंडिया और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाने का फॉर्मेशन जो है वो आपको प्लान किया हुआ है। और इंडिया बेसिकली आपको हिंद महासागर क्षेत्र से आता है एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपको प्रशांत महासागर क्षेत्र से आता है, पैसिफिक ओशियन से आपको बिलोंग्स करता है। सो दैट्स व्हाई दिस जो है, दिस कोऑर्डिनेट कह सकते हो एक तरह से कोलैबोरेशन, या जो ग्रुप है बेसिकली, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है और खास करके इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के लिए आपको जो है पैसिफिक ओशियन में रीच इंक्रीज करेगा। ओके, इंडिया का रीच जो है आपको पैसिफिक ओशियन में इंक्रीज करेगा, तो इसके लिए आपको इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो दिस थ्री कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, मतलब SCRI है, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव है, ये सही फॉल फॉर्म है। ऊपर वाला जो आपको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। आपसे पूछा जाए कि सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये जापान ने प्रपोज किया, इट्स ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, so it was proposed by Japan as a trilateral approach to trade with India and Australia। तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट है। धीरे धीरे अभी डिस्कशन वगैरह हो रही है जहाँ पर कि FDI को प्रमोट करना एज वेल एज यहाँ पर फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। आप देख सकते हैं कि इट एम्स टू क्रिएट अ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट। आपको पता होगा कि भारत ऑलरेडी आपको RCEP डील से लास्ट ईयर जो है निकल चुका था ड्यू टू दिस FTP, ये एक FTP था। RCEP क्या था, आपको FTP था, RBI ग्रेड बी में क्वेश्चन भी पूछा गया, टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA था, FTP नहीं FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बेसिकली। और ये आपको एंड मोमेंट पर भारत ने जो है यहाँ पर से बैकआउट कर लिया, भारत यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। सो इट वाज नेगोशिएटेड बिटवीन 10+6, मतलब 10 जो आसियान मेंबर कंट्रीज हैं और उनके जो आपको इंडिविजुअल पार्टनर्स थे, जैसे कि आसियान इंडिया हो गया, आसियान न्यूजीलैंड हो गया, आसियान ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरह से जो उनके 6 पार्टनर्स थे, चाइना भी था, उसमें जो 6 पार्टनर्स हैं जिनके साथ उन्होंने इंडिविजुअल FTA डील साइन कर रखा था, उनके बीच में जो है आपको ये डील हो रही थी। ओके, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली आपको चल रहा था, लेकिन कुछ भारत के कंसर्न वगैरह थे उसको एड्रेस नहीं किया गया। सो एंड मोमेंट पर भारत ने जो यहाँ पर से आपको इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। सो दिस डील हैज बीन साइंड बाय 15 कंट्रीज ओनली। तो इंडिया आपको हटने के बाद 15 कंट्री आपको यहाँ पर बच गए थे। नो, इसके बावजूद जो है, चूंकि ये कहते हैं कि FTA डील था, सिमिलरली जो अभी जो साइन हो रहा है ये SCRI जो है, SCRI भी एक तरह से कह सकते हैं FTA की तरह आपको यहाँ पर प्रपोज्ड है कि यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट है जहाँ पर कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो इट्स ए रीजनल पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको बनता है यहाँ से एग्जाम में, आपका क्वेश्चन बनेगा क्योंकि आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स में जो रीजनल पार्टनरशिप पर, रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बेस्ड है। ओके, सो इट एम्स टू अट्रैक्ट FDI इन इंडियो पैसिफिक रीजन एंड टू बिल्ड म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप विद पार्टनर कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर मेन पर्पस देखो क्या है इसका, कि किसी एक कंट्री पर जो है आपको सप्लाई के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है, इट शुड बी डाइवर्सिफाइड। ओके, तो सप्लाई चेन इज टू इंश्योर दैट द नेशन हैज डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई रिस्क अक्रॉस अ क्लच ऑफ सप्लाइंग नेशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन और फ्यू। ओके, एक या एक कुछ पर आपको डिपेंड होने के बजाय आपको जो है तरह से डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का रिस्क क्रिएट ना हो। ओके, आज के ग्लोबलाइजेशन में ये चीजें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बेसिकली एड्रेस करने के लिए ये आपको सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव पर वर्क किया जा रहा है इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है GTM के बारे में। अभी रिसेंटली इंडिया पावर मार्केट गोजरीन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एनर्जी ने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। क्या है ये? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जहां पर कि रिन्यूएबल एनर्जी को बाय और सेल किया सकता है। किस चीज को? RE, रिन्यूएबल एनर्जी को बाय एंड सेल किया सकता है, बाय एंड सेल किया सकता है। इसी पर्पस के लिए बेसिकली आपको ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि कई बार जो आपको रिसोर्स रिच जो स्टेट्स हैं जहाँ पर कि आपको काफ़ी बड़े मात्रा पर रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है,
जैसे हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश या इवन आपको कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, उसके अलावा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया. सो दीज आर द फ्यू स्टेट विच हैज द हायर कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली द सोलर एंड अदर्स. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इनका खुद का जो है अगर कैपेसिटी पूरा हो गया कि जो इनका रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज कि इनका रिक्वायरमेंट है 10 मेगावाट का, तो उन्होंने अगर उस 10 मेगावाट को कंप्लीट कर लिया अपना रिक्वायरमेंट, और नॉट दे हैव एक्सेस अमाउंट, मतलब 5 मेगावाट 15 मेगावाट उन्होंने क्रिएट किया, 10 उनका यूज था, 5 उनको बच गया, नॉट दे कैन सेल दैट 5 मेगावाट टू अदर स्टेट्स ऑल्सो. ओके, अगर दूसरे स्टेट को बेच सकता है, तो इसी पर्पज के लिए बेसिकली आपको जो है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है. सो यहाँ पर सोलर और नॉन सोलर बेसिकली आपको दोनों यहाँ पर सेल हो सकता है. तो ये ध्यान रखना कि ये आपको बेसिकली एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेल बाय और सेल करने के लिए ये जीटीएम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एनर्जी के द्वारा. ये काफी इंपॉर्टेंट है. एसवीईपी, रिसेंटली एसवीईपी पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अपना अपडेट दिया कि किस तरह से ये रूरल इंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करने में मदद कर रहा है. बेसिकली एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है. ओके, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि रूरल एरिया में चलाते हैं, विलेज लेवल पर चलाया जाता है. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आपको इसके बारे में अपडेट दिया है कि किस तरह से ये आपको ग्रामीण एरिया में जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उसको मदद कर रहा है, ताकि वहां पर बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स वगैरह क्रिएट कर सके, वहां पर एंटरप्राइजेज वगैरह बिल्ड कर सके, माइक्रो एंटरप्राइज वगैरह बिल्ड कर सके. सो उन्होंने बोला कि इट इज प्रोपेलिंग इंटरप्राइजेज इन रूरल एरिया एंड बिल्डिंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स. ओके, मतलब कि एंटरप्राइजेज को बिल्ड जो है प्रोपेल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो बिल्डिंग रूरल एंटरप्रेन्योर. जैसे ही इंटरप्राइज बनेगा मतलब एंटरप्रेन्योर्स तो बनेगा ही. ओके, ये उन्होंने बोला हुआ है. अब चलो मेरे काम का चीज क्या है यहाँ पर कि हम लोगों को इस प्रोग्राम को देखना है, क्योंकि ये प्रोग्राम पुराना है. ओके, और चूंकि ये प्रोग्राम आपका रिलेटेड है पॉवर्टी एलिवेशन जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से. आपको पता होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पॉवर्टी एलिमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ते हैं. वहां पर आपको एक प्रोग्राम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये बेसिकली आपका प्रोग्राम है वहां पर. तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक की कंपोनेंट के रूप में कह सकते हैं, सब मिशन के रूप में, सब स्कीम के रूप में आपको बेसिकली ये एसवीपी लॉन्च किया गया था. तो इसीलिए ये चूंकि आपने डायरेक्टली चैप्टर से रिलेटेड है तो अपने आपको कवर करना पड़ेगा और भी ग्रेट डिटेल में कवर करना पड़ेगा. सो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है, इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर दिस एनआरएलएम थिंग. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, और ये एक सब स्कीम की तरह आपको सिंस 2016 से ऑपरेट किया जाता है. देखो, जब स्टार्टअप प्रोग्राम आपको स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था, तो खास करके स्टार्टअप इंडिया में आपको अर्बन एरिया वगैरह में बड़े बड़े स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट मिलता है. तो सिमिलर तर्ज पर जो है, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सिमिलर तर्ज पर इंक्यूबेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी एनआरएलएम के अंतर्गत एसवीपी कंपोनेंट लॉन्च किया था, जहां पर कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप विलेजेस में आपको प्रमोट किए जाएंगे, उसी पर्पज के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. सो इट हैज बीन लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट रूरल पुअर कम आउट ऑफ पॉवर्टी, सपोर्टिंग देम सेट अप एंटरप्राइजेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टिल द एंटरप्राइजेज स्टेबलाइजेज. देख रहे हो, कम आउट ऑफ पॉवर्टी मतलब एक तरह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो रूरल पुअर लोगों के लिए, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है. ओके, और यहाँ पर पूरा सेटअप जो है इस तरह से बनाया जाएगा कि आपको जब तक स्टेबलाइज एंटरप्राइज स्टेबलाइज होती है तब तक यहाँ पर आपको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा. इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम. अगर आपको पता हो तो हम लोग जो है पॉवर्टी एलिवेशन में हम लोग 4 से 5 तरह के प्रोग्राम देखते हैं, जहाँ पर कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, वेज बेस्ड प्रोग्राम होता है. वेज बेस्ड में आपको मनरेगा आता है. ओके, मनरेगा आपको आता है, एमजी नरेगा. उसके अलावा आपको अगर हम लोग बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आईआरडीपी से स्टार्ट हुआ था एट द टाइम. अब हम लोग करेंटली हम लोग आईआरडीपी गए. आईआरडीपी के अंतर्गत 5 कंपोनेंट था. देन गवर्नमेंट लॉन्च द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. देन उसके बाद आपको जो एनआरएलएम लॉन्च किया गया. एनआरएलएम का कुछ दिन बाद आपको आजीविका नाम किया गया. ओके, फिर आपको बीजेपी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका नाम चेंज करके जो है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रख दिया, जो कि करंट में रनिंग प्रोग्राम है, और उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम आपको चलाया गया है. सो ऑल दी प्रोग्राम्स आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अपॉर्चुनिटी के लिए होता है. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं जो जवाहर रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, जिसको बाद आपको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कन्वर्ट किया गया. लेटर ऑन उसमें आपको और भी प्रोग्राम को मर्ज किए गए और फिर आपको मनरेगा लॉन्च किया था. अभी भी मनरेगा आपको चल ही रहा है. तो ये चीजें आपको उधर से आई हुई है. जेआरवाई से जो स्टार्ट हुआ था जवाहर ग्राम समृद्धि, देन वी हैव द
फोर्थ लेवल पर आपको, थर्ड लेवल पर आपको जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना था, एंड देन उसके बाद सरकार जो है नरेगा लॉन्च कर दी, तो उसके बाद में मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो बेसिकली आपको वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अलावा सरकार जो सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एनएसएपी के अंतर्गत, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोवाइड करती है। उसके अलावा सरकार हाउसिंग के लिए प्रोग्राम चाहती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, देन वी हैव द फूड प्रोग्राम्स आल्सो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर चलते रहता है। ओके, these are the अलग different types of program that are being provided by the government for rural development, या जो गरीब लोग हैं उनके पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सरकार ये प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है। ओके, तो इस प्रोग्राम का बेसिकली पर्पस क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना विद फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल वेयर वाइल क्रिएटिंग लोकल कम्युनिटी कैरियर फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेज। मतलब कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करना, ताकि आपको जो लोकल कम्युनिटी कैरियर बनाए सके इंटरप्राइजेज के लिए। इसके 3 मेजर पीरियड्स हैं। पहला है फाइनेंस, क्योंकि स्टार्टअप आपको चलाना भैया फाइनेंस चाहिए आपको। ओके, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता, तो फाइनेंस आपको चाहिए। ओके, दूसरा आपको इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन बेसिकली मेंटरिंग होता है। इट्स लाइक मेंटरिंग, आइडियाज वगैरह को आपको सपोर्ट करना, उस पर आपको जो है आइडिया वगैरह को सपोर्ट करना, मेंटरिंग करना, उसी के लिए आपको इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह की स्थापना की जाती है। एंड द थर्ड इज स्किल इकोसिस्टम। आपको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा ना। ओके, आपको क्या करना है, किस चीज कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा ना क्या, ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल, ये सब के बारे में आपको बताना होगा। सो फॉर दैट पर्पस सरकार जो है थर्ड कंपोनेंट के रूप में स्किल इकोसिस्टम जनरेट करती है। ये 3 चीजें यहाँ पर मेजर रोल है इसके अंतर्गत। सो इट हैज बीन स्ट्रेटेजिक डिजाइन टू प्रमोट रूरल एंटरप्राइज। इसका एक की एरिया है is to develop pool of community resource persons enterprise promotion CRPEP। देखो ये सब कीवर्ड होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सब कीवर्ड पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आपको वन ऑफ द की कंपोनेंट अगर हम बात करें, की एरिया बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर सरकार जो है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP इंटरप्राइज प्रमोशन का क्रिएट कर रही है, हु आर लोकल एंड सपोर्ट एंटरप्राइजिंग एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स सेटिंग अप रूरल एंटरप्राइजेज। मतलब ये जो आपको रिसोर्स पर्सन होते हैं, बेसिकली आपको इनके पास रिसोर्स वगैरह अवेलेबल है। ओके, और इनसे कांटेक्ट किया जाता है ताकि ये सपोर्ट करें। ये लोकल होते हैं, साथ ही साथ इनके पास जो है अगर दे आर द इच्छुक मन, मतलब कि उनके अंदर विलिंगनेस है टू सपोर्ट दीज एंटरप्रेन्योर्स, तो वैसे लोगों का जब एक तरह से कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पूल तैयार किया था, एक तरह से कह सकते हो डेवलप किया, पूल तैयार किया है, जहां पर कि ये सभी लोगों का जो एक तरह से ग्रुप होता है जो इस तरह के इंटरप्राइजेज को सपोर्ट कर सके। उसके अलावा आपको अनदर जो यहाँ पर की एरिया है इज टू प्रमोट ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ओके, इन ईच एसवीपी ब्लॉक। बेसिकली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टू मॉनिटर एंड मैनेज द कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस, appraise SVP loan application and act as a repository of enterprise related information on the concern block। कि जो भी उस ब्लॉक में आपको इंटरप्राइजेज ओपन हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, पूरे एक रिपोजिटरी के रूप में एक्ट करना। दूसरी बात क्या है कि ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है जो बेसिकली आपको एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, जो पूल का निर्माण किया गया है, बेसिकली उनको आपको जो है मॉनिटर और मैनेज करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पर्सन से तो मैनेजमेंट आपको यही वहां पर। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि जो एसवीपी के द्वारा लोन वगैरह किए गए फाइनेंसिंग की व्यवस्था जो है उसको आपको एप्लीकेशन को जो है अप्रेज करना, उसको सपोर्ट करना, ये यहाँ पर इसके रोल आते हैं। अनदर की एरिया में बीआरसी का रोल है। ये किसका रोल है, ये बीआरसी का, बिजनेस रिसोर्स ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जो आपको हर एक एसबीपी ब्लॉक में क्रिएट किए जाएंगे, उसका ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा चूंकि ये पुराना प्रोग्राम है, सरकार ने यहाँ पर अचीवमेंट भी कौन कराया, कितना अचीवमेंट है। सो ओवर द इयर्स इट हैज मेड इंप्रेसिव प्रोग्रेस। एंड यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन जो है बेसिकली आपको 153 ब्लॉक्स, जहाँ पर एसवीपी प्रोग्राम चल रही है अक्रॉस 23 स्टेट्स एज ऑफ अगस्त 2020, इतने जगह पर प्रोग्राम चल रही है जहाँ पर कि सरकार ने जो भी बिजनेस सपोर्ट है, सर्विसेज और कैपिटल इन्फ्यूजन जो है प्रोवाइड किया हुआ है, और काफ़ी यहाँ पर अच्छे पैमाने पर सरकार ने चीज़ों को सपोर्ट किया हुआ है। 2000 ट्रेंड कैडर ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस एंटरप्राइज प्रमोशन जो है उसका ऑलरेडी कैडर तैयार हो चुका है, which are providing services to rural entrepreneurs, and as on August 2020 around 1 lakh enterprises are supported by them। मतलब इतने आपको एंटरप्राइज की स्थापना हो चुकी है। 2000 ट्रेंड CRPEP की स्थापना, मतलब वो लोग ट्रेंड हो चुके हैं। ओके, तो ये सब आपको अचीवमेंट है सरकार का जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये जो आपको प्रोग्राम है इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, EDII अहमदाबाद, विच इज द टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर ऑफ दिस SVP प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम वर्क करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, लेकिन इसके प्रोग्राम को रन करने के लिए ट्रेनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स जो प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर के रूप में आपको एसवीपी वर्क करता है। उसके आपको सोशल इंक्लूजन अचीवमेंट की अगर बात करते हैं, सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको सबको इंक्लूड करना, ओके, स्पेशली द वुलनरेबल। 8 होगा वुलनरेबल, स्पेशली द वुलनरेबल मतलब SC ST OBC वुमेन, दीज आर कॉल्ड द वुलनरेबल कम्युनिटीज, इवन आपको माइनॉरिटीज भी कहलाता है, ओके, तो उसको हम लोग वुलनरेबल बोलते हैं। तो इसको इंक्लूड करना आपके प्रोग्राम में, और सरकार ने अपने डाटा के माध्यम से बताया कि मैक्सिमम जो यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाई गई है कहीं ना कहीं आपको इन्हीं लोगों को पहुंचाई गई है, वुलनरेबल कम्युनिटीज को प्रोवाइड की गई है। सो ए मिड टर्म रिव्यू आपको कंडक्ट हुआ था सितंबर 2019 में बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, which shows that the 82% of the sample entrepreneurs across the block reported being from SC, ST and OBC categories, which signifies social inclusion, one of the main pillar of NRLM। जो मेन प्रोग्राम NRLM उसका मेन पर्पस है कि सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर जो है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोग हैं उनको इंक्लूड करना। ओके, अब यहाँ पर एक और बात जो है, मैंने यहाँ पर विमेन के बारे में बात की थी, तो इस 82% में से ओवरऑल जो 82% है उस 82% का कितना परसेंट विमेन है, ये बात कर रहे हैं हम लोग कि इस 82% का कितना परसेंट आपको विमेन है। तो सरकार ने बोला है कि जो ये 82% है इसका 75% इंटरप्राइजेज जो है वो आर मैनेज बाय, सॉरी ये टोटल का 75% है, मतलब अगर टोटल इस 82 के बीच कुछ पार्ट वुमेन होगा, ओके, एज वेल एज जो रिमेनिंग 18% है उसका भी कुछ पार्ट आपको जो है वुमेन होगा। तो टोटल जो है 75% एंटरप्राइजेज जो है दे आर ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय वुमेन, ये ध्यान रखना। SVP प्रमोट्स बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेज एंड सेटअप एंड प्रमोट एंटरप्राइज मेजरली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। याद रखना किस सेंटर में आपको सेटअप कहते हैं, तो ये सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, ओके। यहाँ पर ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों को सपोर्ट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं स्टेटमेंट वगैरह के फॉर्म में। सो गाइस दिस वाज द SVP प्रोग्राम। चलो लेट्स अगेन मूव अहेड विद द अनदर प्रोग्राम, और हम लोग देखते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हो क्या रहा है बेसिकली कि नीति आयोग जो है, आपको पता होगा नीति आयोग अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं उसके रिगार्डिंग वर्क कर रहा है। जैसे कि नीति आयोग ही नहीं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट भी, जैसे कि अभी रिसेंटली DPIIT के द्वारा रिसेंटली आपको EODB पर आपको रिपोर्ट आया हुआ है। EODB मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आपको रिपोर्ट आया हुआ है, राइट। सिमिलरली स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी रिपोर्ट आया हुआ है, इकोसिस्टम के लिए रिपोर्ट आया हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग अगर आप देखोगे रिपोर्ट कौन कौन से पब्लिश करता है, तो नीति आयोग आपको रिपोर्ट पब्लिश करता है, लास्ट ईयर आपने देखा होगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन जो है IIG पब्लिश किया था, जो अभी रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया हुआ है। ट्रिपल आई है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, जी क्यों डाल दिया मैंने, GII तो बेसिकली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। यहाँ पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आपको यहाँ पर पोस्ट किया था। इवन आपको SDG इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बेस्ड आपको SDG इंडिया इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस रिपोर्ट्स जो बेसिकली आपको नीति आयोग द्वारा पब्लिश होते हैं। इसके अलावा और भी हेल्दी स्टेट्स है, इसमें जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी है उस पर भी बेस्ड रिपोर्ट है। सो देयर आर वेरियस रिपोर्ट जो पब्लिश किए जाते हैं। तो सेम तर्ज पर चूंकि नीति आयोग जो है भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए एक तरह से नोडल एजेंसी है, MPI के लिए भारत में नोडल एजेंसी कौन है, वो नीति आयोग ही है। तो अब इस पर्पस के लिए क्या होता है कि वो लोग नीति आयोग जो है बेसिकली आपको यहाँ पर MPI इंडिया, ओके, MPI जो ग्लोबल होता है उसको आपको MPI इंडिया, जहां पर कि वेरियस जो स्टेट्स हैं भारत के उसके रिगार्डिंग आपको MPI जारी किया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाएगा, जहां पर एनालाइज किया जाएगा कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से आपको डेप्राइवेशन अवेलेबल है, किस तरह से पॉवर्टी अवेलेबल है, उसको एनालाइज किया जाएगा इस पोर्टल के इस माध्यम से, ओके। तो जब भी आपको कोई रैंक वगैरह कुछ बनाता है तो उसमें आपको कई चीजें आती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको फ्रेमवर्क तैयार करना होता है कि किस तरह से होगा, आपको एक पूरा एक्शन प्लान तैयार करना होता है, डैशबोर्ड तैयार करना होता है, एंड देन जाकर जो आपको रैंकिंग वगैरह जारी करनी होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कमेटी वगैरह बनाई गई है, ऑलरेडी आपको
सेकेंड फेज या थर्ड फेज में आपको ये पूरी प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो चल रही है, और जल्दी ही आपको अगले साल तक यहाँ पर कह सकते हैं कि एमपीआई इंडिया भी आपको आ जाएगा, जहाँ पर कि अलग अलग स्टेट्स को आपको यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अपने पास पॉवर्टी भी है, अपने पास जो है नीति आयोग भी है सिलेबस में, सो वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ओके, और नीति आयोग के रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर साल एक रिपोर्ट जरूर पूछाता है जो कि नीति आयोग से रिलेटेड होता है। सो नीति आयोग बीइंग द नोडल एजेंसी हैज बीन असाइंड with the responsibility of leveraging the monitoring mechanism of global multinational poverty index to drive reforms। ओके, कि जो भी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस होता है एमपीआई के, ग्लोबल एमपीआई के, उसको बेसिकली आपको मॉनिटर करना, उसके जो डाटा है उसको लिबरेट करना, उसका इस्तेमाल करना, ताकि भारत में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म जो है वो एक तरह से किया जा सके, रिफॉर्म प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर सके, और गरीबी को यहाँ पर से निकाला जा सके, गरीबी को हटाया जा सके। इसी पर्पस के लिए आपको नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई नोडल एजेंसी के रूप में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको याद होगा कि आप लोगों ने अगर पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा होगा तो प्रीवियसली जो आपको प्लानिंग कमीशन था, ओके, द प्लानिंग कमीशन हैड द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। आपने अगर देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन वेरियस कमेटी वगैरह का निर्माण करती थी, जैसे कि आपको तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, या उससे पहले हम लोग बात की लखवाला कमेटी, वाईके अलगा कमेटी, ये सब वेरियस कमेटी वगैरह का निर्माण किया गया था, जो बेसिकली क्या करता था, आपको पॉवर्टी रिलेटेड डाटा कैलकुलेट करता था, और कितना आपको पॉवर्टी के जो है सेट करना है कि कितना आपको होना चाहिए, बीपीएल वगैरह की लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए, जिसके नीचे आपको बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे, और उसके ऊपर जो है गरीबी से बाहर निकले हुए लोग कहलाएंगे। तो पॉवर्टी लाइन वगैरह डिसाइड किया जाती थी इन कमेटी के द्वारा। तो अभी तो कोई कमेटी बन नहीं रहा है, तो सिमिलरली अब सेम चीज को यहाँ पर जो ग्लोबली प्रूवन मेथड है मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, उसी का इस्तेमाल करते हुए नीति आयोग बेसिकली अपना खुद का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है अलग अलग स्टेट्स के लिए। ओके, बट उससे पहले आपको जो थोड़ा सा और कुछ समझना पड़ेगा कि 29 ऐसे देर आर 29 सच इंडिकेटर्स, ये 29 सच कह सकते हो जो इंडेक्सेस हैं, इंडिकेटर्स कहने के बजाय हम लोग बोलेंगे 29 सच ग्लोबल इंडेक्सेस आर देयर, जिसको सरकार बेसिकली इस्तेमाल कर रही है भारत में पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए, या उसमें भारत सरकार अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहता है। जैसे कि वन सच मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एज वेल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो दीज आर द फ्यू 29 कह सकते हो सेलेक्टेड ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, जहां पर कि भारत सरकार जो है अपना रैंक और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहती है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर अपना रैंक को इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो इस प्रोग्राम के लिए, इस पर्पस के लिए जो ये 29 सिलेक्टेड है, उसके लिए एक प्रोग्राम है ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ इन इंडिया, GIRG करके की प्रोग्राम है सरकार का, ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, और इट इज एक्सरसाइज टू fulfill the need to measure and monitor India's performance on various important social and environmental or economic parameters and enable the utilization of those indices as tools for self improvement। समझ रहे हो, मतलब आपको सरकार यहाँ पर एक तरह से सेल्फ कॉग्निजेंस ले रही है, और उन जो इंडेसेस के डाटा है उसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डाटा क्यों दिया जा रहा है, ताकि आपको बड़ा बताया जाता है कि आप कहाँ पर लाई करते हो। ओके, वेयर डू यू लाई, अगर आप ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल सिनेरियो में, जैसे अभी रिसेंटली ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया हुआ है, जहां पर भारत 116 पर जाकर आता है। ओके, भारत कहीं ना कहीं आपको 116 पर जाकर आता है, समझ रहे हो, 174 में आप 116 पर आते हो, टॉप 50 में भी नहीं हो आप, टॉप 100 में भी नहीं हो आप, 116 पर हो। सिमिलरली आपको हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, वहां पर भी भारत जो आपको 100 के बाहर होता है। तो ऐसे कई सारे इंडेसेस हैं जहां पर कि भारत जो काफी खराब परफॉर्मेंस देता है, और ज़रूरी है कि आपको आगे अगर देश को एक तरह से आगे लेकर जाना है तो उस कंडीशंस में आपको इन इंडेसेस में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टॉप 20 टॉप 50 आपको आना पड़ेगा। ओके, और ऐसे तो आप आओगे नहीं, यू विल हैव टू डू सम रिफॉर्म्स, यू विल हैव टू सम लॉन्च सम प्रोग्राम्स, डू सम सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। इसी के लिए सरकार जो है ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ जो है वो प्रोग्राम चला रही है, जहां पर 29 सेलेक्टेड ग्लोबल इंडेसेस में परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है और उसमें इंप्रूव करने की बात की जा रही है। Okay, so global MPI is an international measure of multinational poverty index covering 107 developing countries, okay, and was first developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative OPHI and UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट आपको पब्लिश की गई थी as part of Human Development Report। Okay,
It is released at the High Level Political Forum HLPF on Sustainable Development of the United Nations in July every year. जो हर साल जुलाई के महीने में यूनाइटेड नेशंस का जो आपको हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम होता है, अभी भी होता, कुछ दिन पहले जुलाई में होता, मोदी जी उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, ओके, वर्चुअली, लेकिन तो उसमें आपको ये हर साल पब्लिश किया जाता है, मल्टी यूनिवर्सिटी पॉवर्टी इंडेक्स आपको पब्लिश किया जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखना, जो ग्लोबल एमपीआई है ये 10 पैरामीटर्स पर 3 भागों में बटे होते हैं, ओके, 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपको 10 पैरामीटर बटे होते हैं, 3 होते हैं, और 3 के अंतर्गत आपको जो है 10 होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। पहले और दूसरे के अंतर्गत 2-2 होता है, और तीसरे के अंतर्गत जो है आपको 6 होता है, टोटल 6 होता है। यहां पर 6 पैरामीटर्स हैं, यहां पर जो है 2 पैरामीटर्स है, और यहां पर भी 2 पैरामीटर्स है। तो इस तरह से आपको पूरा बटा होता है, टोटल 10 यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं जिस पर आपको हर एक जो हाउस होल्ड है, जो सर्वेड हाउस होल्ड है, उसके बारे में आपको डाटा अवेलेबल करता है, और अलग अलग कंट्री के बारे में आपको जो है अलग अलग रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। सो दीज पैरामीटर्स आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टिलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एसेट्स। आप लोगों को ये याद रखना है, ओके, आप लोगों को ये याद रखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो, तीन इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, दूसरा आपको एजुकेशन, और तीसरा आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 में आपको 10 पैरामीटर्स है। जैसे कि पहले में आपको जो है 2 पैरामीटर्स है, चाइल्ड मोर्टिलिटी और न्यूट्रिशन, ओके। सो गाइस दीज आर द कॉल इंडिकेटर्स, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, लेकिन आपको पीआईबी ने बेसिकली उल्टा बोल रखा है, ओके। अगर आप वेबसाइट पर देखोगे गवर्नमेंट, जो ये बेसिकली वेबसाइट से लिया गया है, यूएनडीपी के वेबसाइट से आपको इमेज लिया गया है, तो वहां पर आपको इंडिकेटर बोला गया है इसको, और इसको पैरामीटर बोला गया है, तो ध्यान रखना। या डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी कह सकते हो, ये आपको बोला गया है। सो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटर्स अगर बोला जाए तो इसके बारे में बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये चीज ध्यान रहे। तो इंडिकेटर्स आपको कौन से, जो पैरामीटर हेल्थ है उसके अंतर्गत 2 इंडिकेटर हो गए, एजुकेशन के अंतर्गत आपको 2 आते हैं, स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड आपको 6 आते हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। एसेट्स मतलब जो आपके पास पब्लिक एसेट, जो प्राइवेट एसेट आप ओन करते हो, जो प्राइवेट एसेट आप ओन करते हो उसको यहाँ पर एनालाइज की जाती है। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर चीज़ें होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 10 पैरामीटर्स है, मेरे पीछे भी कुछ पैरामीटर्स आ रहा होगा, यही चीज़ें आपको वहाँ पर लिखी गई है, तो उसी को आप देखोगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप देखें तो सबको कैलकुलेशन कैसे होता है, इसी तरह से होता है, सबका वेटेज है, सबका वेटेज डिसाइडेड है, ओके। और यहाँ पर जो डेप्राइव्ड है उसको आपको डेप्राइव्ड जो भी लोग होंगे, मतलब लेट्स सपोज कि अगर हाउस होल्ड 1 है वहाँ पर 4 मेंबर है, हाउस होल्ड 2 कंसिडर करते हैं जहाँ पर 7 मेंबर का परिवार है, हाउस होल्ड 3 है जहाँ पर 5 मेंबर का, मतलब हम लोगों ने 3 कैटेगरी मान लिया है कि एक घर है जिसमें आपको 4 ही मेंबर है, एक घर है जिसमें 7 मेंबर है, ओके, एक घर है जहाँ पर कि आपको 5 मेंबर है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, उसको यहाँ पूरा कैलकुलेशन आपको किया गया है। तो लेट सपोज कि 10 पैरामीटर हम लोग देखते हैं, जहां पर भी आपको हाउस होल्ड 1 में, लेट सपोज कि हाउस होल्ड 1 में 1 और मोर चिल्ड्रन हैव डाइड, तो यहाँ पर अगर यस है, ओके, अगर डेप्राइव्ड से कंडीशन मानेंगे, यस है तो उसको हम लोग 1 मानेंगे, अगर नो है तो हम लोग जो है 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट सपोज 1 मानते हैं, हाउस होल्ड 2 में हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जहाँ जहाँ यस है वहाँ पर हम लोग 1 मानते जाएंगे और 1 पुट करते जाएंगे। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 22.3% आता है, और हाउस होल्ड 2 जहाँ पर 7 मेंबर्स है उसमें आपको 72.5 आता है, ओके, और हाउस होल्ड 5 में भी आपको 50.2 आता है, ये कैलकुलेशन के बाद। और ये डाटा होता है, बताता हूँ कौन से डाटा पर ये कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि रेंडमली आपको 1010 करना होता है, ये डाटा होते हैं उसके बेस पर आपको ये चीज़ें की जाती है। सो वेन एवर इट इंक्रीजेज 50%, मतलब 50% से अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग डेप्राइवेशन बोलते हैं, मतलब डेप्राइवेशन स्कोर अगर जो है वो 50% ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन कहीं हम लोग एमपीआई पुअर माना जाएगा, मतलब वहाँ पर उतने % लोग जो है पुअर में माने जाएंगे, गरीबी में माने जाएंगे, राइट। इस तरह से आपका पूरा कैलकुलेशन होता है। सो ये जो मैंने 10 किया बेसिकली कैसे होगा ये, तो यहाँ पर जो है NFHS, नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे, नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे आपको कंडक्ट किया जाता है, NSO के द्वारा, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और अभी जो है 15-16 का डाटा चल रहा है, इसलिए आप देखोगे जो ग्लोबल एमपीआई में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ओके, वहां पर अभी भी हम लोग बार बार एक ही पुराना डाटा आपको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने नया वाला जो NFHS 5 है,
जो NFHS 5 है वो अभी तक कंडक्ट नहीं किया। 2019-20 में ही प्रपोज था, लेकिन उसका सर्वे अभी जो है रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है, होल्ड पर रखा गया, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 ओके उसका आपको सर्वे जो है रुका हुआ है। सो अगर लेटेस्ट वाला जैसे ही आ जाएगा NFHS, उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट दिखेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने पिछले 5 साल में काफ़ी चेंजेस वगैरह किए हैं, न्यूट्रिशन पर काफ़ी काम किया हुआ है, कुकिंग फ्यूल आपको सबको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप देखो तो आज की डेट में भारत में 100% जो है ये अचीव कर लिया गया है। ओके देन आपको इलेक्ट्रिसिटी 100% अचीव कर ली गई है। हाउसिंग बड़े पैमाने पर प्रोवाइड किया गया आवास योजना के अंतर्गत। ड्रिंकिंग वाटर के लिए सरकार प्रोग्राम चला रही है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, हाउस होल्ड को आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। सैनिटेशन के लिए आपको SBM प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम ने सक्सेसफुली आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर सैनिटेशन के लिए काम किया हुआ है। स्कूलिंग पर सरकार काफ़ी काम कर रही है, ओके स्कूल अटेंडेंस बढ़ाया जा रहा है। एज वेल एज न्यूट्रिशन के आपको पोषण अभियान चल रहा है, जिसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है। नॉन चाइल्ड मोर्टिलिटी थिंग ये भी आपको रिड्यूस हुआ है रिसेंटली, अगर आप SSR की रिपोर्ट देखते हो, ओके सिंपल सर्वे रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो उसमें ये भी आपको काफ़ी डिक्रीज किया है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जो नया वाला NFHS आएगा 5 वाला, उसमें आपको नई चीज़ें दिखेगी, और भारत का स्कोर जो यहाँ पर ड्रास्टिकली इंक्रीज करने वाला है। भारत का स्कोर आपको जो हर एक पैरामीटर पर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज करेगा। लेकिन करंट आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल MPI 2020 इंडिया जो है 62nd पोजीशन पर अवेलेबल है विद MPI स्कोर ऑफ 0.123 एंड 27.91 हेड काउंट रेशियो बेस्ड ऑन द NFHS 4 डाटा। ओके सर्वे जो है पॉज कर दिया गया 5 वाला ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। As the nodal agency of MPI, the Niti Aayog has constituted a multi-dimensional poverty index coordination committee MPICC, जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपको नया MPI इंडेक्स बनाने के लिए, और ये मिस संयुक्त समादार के द्वारा चेयर किया जाएगा ये कमेटी। इसमें आपको एक्सपर्ट्स होंगे जो OPHI या UNDP के भी लोग होंगे, साथ ही साथ आपको वेरियस अलग अलग फील्ड से रिलेटेड लोग भी इसके मेंबर्स होंगे, इस कमेटी के मेंबर होने वाले। जो एक्सपर्ट कमेटी है पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके मेंबर होने वाले हैं। सो गाइस दिस वाज द मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो आपको न्यूज में था, उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सो रिसेंटली सरकार ने बिहार में जो है गवर्नमेंट में मोदी जी अभी पूरा का पूरा बिहार में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी क्रम में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। इसको ऑलरेडी जो है लॉन्च किया चुका है, 3 बार लॉन्च हो चुका है। एक बार तो यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया, उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर थे फिशरी वाले, उन्होंने इसको लॉन्च किया, और तीसरी बार मोदी जी ने फिर से लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम आपको 3rd टाइम लॉन्च हुआ है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग भी। इट इज ए फ्लैगशिप स्कीम, बेसिकली आपको फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां 5 साल के लिए प्रोग्राम चलेगा। सरकार यहाँ पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली, इन्वेस्टमेंट करने वाली फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन पर्पसेस। ओके ये ऑल स्टेट्स और ड्यूटी के लिए प्रोग्राम होगा, और दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड एट द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ओके आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 12,340 करोड़ होगा सरकार की तरफ से, और इट इज प्रपोज टू बी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज इन मेरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और रेस्ट जो आपको अबाउट 7,710 करोड़ से इट विल बी इन्वेस्टमेंट इन फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो आपको मत्स्य पालन होती है, ओके जैसे पॉन्ड वगैरह बनाते हैं, या जो मछली आपको लेने के बाद भी जो है जो मार्केट क्लस्टर वगैरह होते हैं, मार्केट यार्ड होते हैं, उसका निर्माण करना, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करना, ये सब चीज़ों के लिए बेसिकली आपको जो है ये खर्चा किया जाएगा। और इसके लिए आपको मरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए आपको ये चीज़ खर्चा होने वाला है। यहाँ पर सरकार ने एम्स भी रखा हुआ है, टारगेट भी सेट किया है कितना करना है। इनहेंस फिश प्रोडक्शन बाय एडिशनल 70 लाख टन बाय द ईयर 2024-5। फिशरी जो एक्सपोर्ट है, ओके एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाना है बाय 2 है, मतलब जो करंट है उसको बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक का आपको एक्सपोर्ट को ले जाना है 24-25 तक। डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन फिशरी सेक्टर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास उसको जो है स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, इस कारण से आपको काफ़ी लॉस होता है। ओके मछलियाँ सड़ जाती है, उसमें स्मेल आ जाता है। तो इसको जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज को कम करने, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसमें आपको बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है इसको 20-25% से रिड्यूस कर 10% करने का प्लान किया गया है।
ओके, एंड जनरेट एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ये चीज़ें अनाउंस की गई है। ये स्कीम बेसिकली आपको वर्क करेगा क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच के माध्यम से, एंड क्रिएशन ऑफ फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से आपको प्रोग्राम वर्क करने वाला है। ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया है। बेसिकली आपको एक तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ई गोपाला ऐप, जहां पर कि जो कंप्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है, जो हायर ब्रीड के आपको लाइव स्टॉक होते हैं, ओके, उनका बेसिकली मार्केट प्लेस होगा, उसकी बाइंग और सेलिंग होगी। इवन आपको जो डिजीज फ्री जर्म प्लाज होते हैं, ऑल फ्रॉम सीमन एब्रोजोर जो भी होते हैं, उसका आपको बाइंग एंड सेलिंग होगा। उसके अलावा ये जो ऐप है, ओके, ये ऐप आपको किसानों को अलर्ट भी सेंड करेगा कि कब आपका जो है जो लाइव स्टॉक उसका वैक्सीनेशन का डेट है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कब करना है, काविंग कब करना है, इसके बारे में भी अपडेट आपको देने वाला है। सो इट्स अ ई गोपाला, मतलब कि लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के लिए आपको ये ऐप लॉन्च किया गया है। लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, हिंदी में इसको हम लोग पशुपालन बोलते हैं। ओके, उसके लिए आपको लॉन्च किया गया ई गोपाला ऐप। सो द गाइस दिस वाज द, ओके, एक और है क्या? सो यहाँ पर एक और अपडेट है। इंडिया पोस्ट ने रिसेंटली आपको 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च किया है। 5 स्टार विलेज बेसिकली है क्या? टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। ये ध्यान रखना, मतलब जितने भी रूरल एरिया भारत में, जितने भी आपको अलग अलग गांव हैं, हर जगह हर एक गांव में जो इंडिया पोस्ट के आपको प्रोग्राम्स वगैरह 5 ऐसे प्रोग्राम्स जो सेलेक्ट किए गए, जैसे कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, फंडेड पोस्ट सर्विस जो है ये आपको अकाउंट हो गया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दीज आर द 5 स्कीम्स, ये 5 स्कीम्स हैं। और इंडिया पोस्ट बेसिकली आपको इन पांचों का यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करा जाती है हर एक गांव में। ओके, जितने भी रूरल एरिया है हर गांव में आपको बेसिकली इसका कवरेज प्रोवाइड करा जाती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं ग्रामीण एरिया में, सबके पास इसका एक्सेस होना चाहिए, सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा होना चाहिए, किसी को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसको प्रोवाइड करना। मतलब यूनिवर्सल कवरेज का मतलब है कि 100% लोगों को जो है इसका आपको कवरेज मिलना चाहिए, और उसी का आपको 5 स्टार विलेज बोला जाएगा। मतलब कि अगर मान लो, ओके, इफ ऑल विलेज, इफ अ विलेज अटेंड्स यूनिवर्सल कवरेज ऑफ 4 स्कीम्स आउट ऑफ दीज 5, अगर वो 5 जो है अटेंड करता है तो मतलब वो 4 स्टार विलेज कहलाएगा। अगर मान लो कोई 3 करता है 3 स्टार विलेज होगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उसको 5 स्टार विलेज बनाने का प्लान किया गया, जहां पर पांचों के पांचों जो है उसकी आपको यूनिवर्सल कवरेज मिल जाए। इसी के लिए आपको ये 5 स्टार विलेज कहलाता है। ओके, एंड द एंड वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल बंबू मिशन। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 22 बंबू क्लस्टर्स इन 9 स्टेट्स लॉन्च कर दिया। इवन आपको बंबू मिशन के जो है लोगो भी लॉन्च कर दिए गए नेशनल बंबू मिशन के। ओके, ये स्टेट्स हैं जो कि ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसको आपको 2017 में अमेंड किया गया था और बंबू को फॉरेस्ट कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। मतलब जो एज ए कैटेगरी ऑफ ट्री होता है, रिमूव बंबू फॉर द कैटेगरी ऑफ ट्री, मीन्स कि आपको बंबू की कटाई, उसका आपको जो रोपना और काटना होता है उसके लिए किसी प्रकार का परमिट नहीं लेना पड़ता, वरना आप अगर पेड़ पौधे काटते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको इसका कल्टीवेशन वगैरह जो है उसके लिए किसी प्रकार का आपको अप्रूवल नहीं लेना होता है, ट्रांजिट परमिशन वगैरह नहीं लेना होता है। सो एज ए रिजल्ट नो एनी वन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेस इन बंबू एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, सो बंबू आपको एक तरह से नॉर्मल जो है गुड्स के रूप में अवेलेबल कर दिया गया, ताकि क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं जॉब करते हैं। ओके, यहाँ पर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है काफी बड़े पैमाने पर रूरल एरिया में अवेलेबल है। ओके, क्योंकि बंबू रिलेटेड काफी प्रोडक्ट वगैरह थे, खास करके ट्रैवल कम्युनिटी जो है वो आपको बंबू पर काफी डिपेंडेंट होती है, बंबू रिलेटेड काफी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। ओके, और उसको बेसिकली उससे उनका जो है परिवार चलता है, इनका अपॉर्चुनिटी होती है वो, तो उसी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सरकार ने ये चीज किया हुआ था। जो रिस्ट्रक्चर नेशनल बंबू मिशन है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, एनएसीसीपी प्रोग्राम है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत आपको 8 के अराउंड जो है मिशन हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए है, बेसिकली आपको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। वन सच मिशन ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी के अंतर्गत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना पर एक प्रोग्राम चला रखा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते में, मतलब लास्ट टाइम जब वीडियो दिया था तो वहां पर डिस्कस किया था परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ओके, सो
ये प्रोग्राम आपको ड्यूरिंग रिमेनिंग फाइनेंस कमीशन मतलब 18-19 के बाद जो है लॉन्च किया गया था, 14 फाइनेंस के बाद भी आपको लॉन्च किया गया था, सॉरी मतलब 14 फाइनेंस कमीशन के पीरियड में लॉन्च किया गया था। ऑल्दो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द टर्म, क्योंकि 14th का पीरियड ऑलरेडी एंड हो चुका है ऑन द 31 मार्च 2020। ओके, अब नया वाला 15 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब सरकार इसमें भी आपको इंक्रीज कर देगी इसका। तो यहां पर क्या होता है कि its objective is to increase the area under bamboo plantation in non-forest government and private lands to supplement farm income and contribute towards resilience to climate change as well as availability of quality raw materials for industries। तो इंडस्ट्रीज को बेसिकली आपको 10 अलग अलग क्वालिटी के 10 डिफरेंट क्वालिटीज के आपको जो है प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, बम्बू चाहिए होते हैं फॉर वेरियस चीज़ें, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। ओके, तो उसी के लिए आपको जो है बम्बू वगैरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और उसको सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह को, इससे इनकम जनरेट होते हैं। ये हब एंड स्पोक मॉडल में काम करता है बम्बू मिशन, तो ये सब ध्यान रखना। ओके, सो यही था आपका, वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास हियर। सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पीआईबी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फ्रॉम 1st to 15 सितंबर। अब देखो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको पीआईबी में बस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी देखना है, बाद बाकी आप जनरल अवेयरनेस में कवर कर लोगे। अगर आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो करते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है। ओके, सो यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। आप सब कुछ को यहाँ पर खिचड़ी मत क्या करना, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी ही बस स्टिक करो और उसी को आपको कवर करना है। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग ब्रजेश ट्यूटोरियल।